आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पिछले ही चैप्टर का अगला भाग। तो अगला भाग है यही विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति तथा घरेलू विकास और नीतियों का आपसी संबंध। इन सभी नीतियों का आपस में एक राष्ट्र के विकास में कैसे संबंध होना चाहिए, किस प्रकार एक दूसरे से ये सब जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी में हम लोगों का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोग काफ़ी हद तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे। घरेलू आर्थिक संस्थाएं एवं साधन स्रोत विदेशी मामलों में एक राज्य की नीतियां एवं कार्यक्रमों को निर्धारित करते हैं। कोई राज्य उस समय तक पर्याप्त सैनिक शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते जब तक उन्हें अन्य राष्ट्रों का समर्थन ना प्राप्त हो, और समर्थन के बिना बड़े संघर्षों को भी नहीं चला सकते। आज के इस पूर्ण युद्ध के समय में ये जरूरी नहीं है कि केवल हमारी सेनाओं को ही युद्ध करना पड़े, और देखा जाए तो युद्ध हर मोर्चे पर युद्धरत होना पड़ता है। आज के समय में, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में, जहाँ पर युद्ध का मशीनीकरण हो चुका है, युद्ध केवल सैनिक शक्तियों पर ही निर्भर नहीं है। युद्ध जो है आर्थिक स्थिति, टेक्नोलॉजी एवं हथियारों की क्वालिटी पर, सेनाओं के प्रशिक्षण पर, इतना ही नहीं, परमाणु बम जैसे हथियार यहाँ पर आकर छोटे छोटे हथियारों को महत्वहीन कर दिए। तो आज के युद्ध में अगर देखा जाए तो जहाँ पर ये माना जाता है अर्थव्यवस्था रक्षा की चौथी भुजा होती है, तो वो चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। केवल बॉर्डर पर ही युद्ध नहीं, हमारे फैक्ट्रियों में हथियारों के निर्माण करते हुए वो भी युद्ध का एक मोर्चा ही होता है। हमारे कृषक खेतों में काम करते हुए, हमारे अंदर के कर्मचारी, श्रमिक वर्ग, ये सभी जो है इन उद्योगों में मदद करते हुए एक प्रकार से ये सभी जो है युद्ध की परिस्थितियों को झेलते रहते हैं। और हमारा सिविलियन वर्ग वो अपनी ज़रूरतों के सामान में कटौती करके एक प्रकार से अपनी ज़्यादातर आवश्यकताएं जो है सैनिकों के कार्यों की ओर प्रतिस्थापित कर देती हैं या प्रक्षेपित कर देती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि वर्तमान समय का जो युद्ध है, इसमें जहाँ पर युद्ध का मशीनीकरण हो चुका है, तो इसमें केवल एक ही व्यक्ति युद्ध नहीं लड़ता। यहीं पर हमारे राजनेता अपने विदेश नीति के माध्यम से विदेशों से आर्थिक युद्ध भी लड़ते हैं। आर्थिक युद्ध का मतलब होता है अपनी सुविधा की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें पड़ोसी राष्ट्रों से मंगाते हैं, मुहैया कराते हैं और अपने सैनिकों को मुहैया कराते हैं। और युद्ध में इतना अधिक खर्च होता है और युद्ध की परिस्थितियों को झेलने के लिए विश्व जनमत को अपने पक्ष में रखना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें हमारी विदेश नीति के ऊपर निर्भर करते हैं। अर्थात रक्षा नीतियों में आर्थिक नीति, पड़ोसियों राष्ट्रों से संबंध और विश्व जनमत, संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने नीतियों को उचित ठहराना, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी विदेश नीति के ऊपर। पड़ोसी राज्यों से मदद लेना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। हाँ, आगे है, यह ध्यान रखना चाहिए कि विदेश नीति के समक्ष राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होते हैं। ये सत्य है, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या विदेश नीति का उद्देश्य ही होता है राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। राष्ट्रीय हितों का पोषण एवं संरक्षण निर्विवाद रूप से तभी हो सकता है जब देश आर्थिक व सैनिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ हो। यह सत्य है कि नीति शक्ति चाहती है, क्योंकि शक्ति के बगैर हम अपने किसी भी हितों की रक्षा नहीं कर सकते। और खास करके उन परिस्थितियों में जब एक राष्ट्र का हित दूसरे राष्ट्र का अनहित बन जाए, ऐसी स्थिति में वहाँ पर सैनिक शक्ति के द्वारा ही अपने हितों की रक्षा की जाती है। जिसकी सैनिक शक्ति अधिक होती है उसी राष्ट्र के सैनिक राष्ट्रीय हित सुरक्षित रहते हैं। अन्यथा एक राष्ट्र का हित दूसरे का अनहित बनने में कभी देर नहीं लगती। किसी नीति को व्यावहारिक रूप देने के लिए राष्ट्र को अपनी शक्ति को बनाए रखना परम आवश्यक होता है। अर्थात अपने कार्यों को
अपनी नीतियों को कार्य रूप में परिवर्तित करने के लिए जरूरी है कि आप शक्तिशाली हों, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्तियों की ही दुनिया सुनती है, कमज़ोरों की कोई नहीं सुनता। और जैसे अभी हमने आपको बताया कि उन परिस्थितियों में शक्ति का महत्व और बढ़ जाता है जहाँ संभावना हो एक का हित दूसरे का अनहित होने की संभावना हो। देश की स्वतंत्रता की रक्षा तभी की जा सकती है जब विदेश नीति इतनी प्रभावशाली हो कि वह रक्षा नीति और आर्थिक नीतियों के मध्य उचित संतुलन कायम रख सके। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की आधारशिला के मुख्य 3 स्तंभ होते हैं: राष्ट्र की सशक्त विदेश नीति, आर्थिक नीति और रक्षा नीति। ये तीनों चीज़ें खास करके राष्ट्रीय नीतियों के राष्ट्र के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। सशक्त विदेश नीति, आर्थिक नीति और रक्षा नीति, जिन राष्ट्रों की ये तीनों नीतियाँ तीनों स्थितियों में जो राष्ट्र सक्षम है वे राष्ट्र ही अपनी राष्ट्रीय हितों की पूर्ति और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम होते हैं। अन्यथा अन्य राष्ट्र उन्हें इस कदर दबा देते हैं कि वे जो है ना तो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकते हैं और उनका हित इनका अनहित बन के रह जाता है। इनमें से किसी भी स्तंभ को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये तीनों स्तंभ उसी प्रकार हैं जैसे वृक्ष की जड़, तना और शाखाएं। आज के समय में घरेलू तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। आंतरिक दबाव भी विदेश नीति के निर्णय को प्रभावित करता है। आंतरिक दबाव खास करके राष्ट्र के अंदर के वे तत्व होते हैं जो कि सरकार को अपने प्रभाव में रखने का प्रयास करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सरकारों के निर्माण में सरकार के कार्य को प्रभावित करते हैं। आंतरिक दबाव में सत्ता परिवर्तन, राजनीति व अस्थिरता, आतंकवाद, तोड़ फोड़ आदि ये सभी तत्व रक्षा और विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गृह युद्ध का संबंध राष्ट्र की घरेलू नीतियों से ही होता है। प्रजातंत्र में जनमत का भी काफ़ी दबाव होता है, जबकि साम्यवाद, फासीवाद तथा राजतंत्रात्मक सत्ता में बहुत कम, क्योंकि प्रजातंत्र को माना जाता है कि ये जनता के लिए जनता द्वारा ही चुनी गई एक सत्ता होती है। जनता पर शासन करने के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है जो कि जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। इसमें जनता का दबाव कम होता है जब राष्ट्र नेता को इस बात का एहसास होता है कि हो सकता है हम अगला चुनाव हार जाएं अगर हमारी नीतियां जनता के विरोध में रहीं तब। घरेलू राजनीतिक व्यवस्था में जो दबाव समूह या हित समूह होते हैं वे इस प्रकार होते हैं। दबाव समूह क्या है? राष्ट्र के अंदर के वे समूह जो खास करके राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास के कार्यों में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले राष्ट्र की नीतियों के निर्माण के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वे दबाव समूह के रूप में सामने आ जाते हैं। इनमें होते क्या क्या हैं? जैसे पहला नंबर है सरकारी कर्मचारी वर्ग। ये भी दबाव समूह में होते हैं जो कि राष्ट्र के विकास में इनका भी योगदान होता है। अगर ये अपने कार्य को रोक दें तो सरकार दबाव में आ जाती है और राष्ट्र का विकास रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक दबाव समूह या हित समूह कहा जाता है। अगला है धार्मिक संस्थाएं। एक राष्ट्र के कर्तव्य, राष्ट्र की नीतियों में धर्म का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये धार्मिक संस्थाएं भी राष्ट्र के नीतियों को राष्ट्र के कार्यान्वयन में एक प्रकार से दबाव समूह का कार्य करते हैं। व्यावसायिक संगठन, उद्योगपति वर्ग, इनका भी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यावसायिक संगठन जो है इसके अंतर्गत हमारे उद्योगपति वर्ग आते हैं। वे ऐसे व्यवसाय वाले आते हैं जिनका राष्ट्र के विकास में काफ़ी योगदान होता है। राष्ट्र की व्यवस्था, राष्ट्र की संपूर्ण स्थिति और संपूर्ण व्यवस्था औद्योगिकरण पर ही निर्भर है आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में। ठीक है, तो व्यावसायिक संगठन भी एक प्रकार से दबाव समूह का कार्य करते हैं। ये भी सरकारों को बनाने और बिगाड़ने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इतना ही नहीं, सरकार की नीतियों को चलाने में, सरकार को नीतियां अपनाने में अपनी
नए जो है अपने विदेश नीति को कार्यान्वित करने में इनका भी अधिक योगदान होता है, या एक दबाव समूह के रूप में सरकार की नीतियों को ये प्रभावित करते हैं। अगला है कृषक संघ। बच्चों, किसानों की महत्व से सभी परिचित हैं। यह एक ऐसा वर्ग होता है जिसके ऊपर संपूर्ण राष्ट्र की सांसें निर्भर करती हैं। कृषक संपूर्ण राष्ट्र के भरण पोषण का कार्य करता है। संपूर्ण राष्ट्र के व्यक्तियों के सांसें किसानों पर ही निर्भर करती हैं, क्योंकि तो कृषक संघ जो होता है, कृषक संगठन जो होते हैं, ये खास करके कृषि प्रधान देशों में कृषकों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए कृषकों को भी राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान, इनका भी योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं होता। ये भी एक प्रकार से दबाव समूह के रूप में अपनी भूमिका निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार नैतिक व नागरिक समुदायों का समर्थन करने वाले कुछ संगठन होते हैं ये। अगला है रिश्तेदार एवं वंश परंपरा से संबंधित, ये उच्च वर्ग की जातियाँ होती हैं। ठीक है, उच्च वर्ग की जातियाँ, उनके रिश्तेदार और बड़े खास करके ऐसे वर्ग होते हैं जो कि प्राचीन ऐतिहासिक परंपराओं से जुड़े होते हैं, ऐतिहासिक जातियों से जुड़े होते हैं, खानदानों से जुड़े होते हैं। तो ये सब उसी में आ जाते हैं दबाव समूह के रूप में। इनका दबाव प्रदर्शन खास करके देखा जाए, जैसे अभी इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, तो उनका दबाव या प्रदर्शन नारेबाजी के रूप में हो सकता है। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे हो सकता है। इसके लिए वो अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर दबाव का कार्य करती है, गवर्नमेंट इनकी बातें नहीं मानती, या गवर्नमेंट इनको जो है प्रताड़ित करने का प्रयास करती है, या शक्ति का प्रयोग करती है, तो ये नारेबाजी दंगे के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है, विद्रोह भी हो सकता है, हत्याओं और पत्रकारिता आदि के माध्यम से प्रकट होता है। अब ये किन परिस्थितियों में कौन सा रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास से ही रक्षा शक्ति का विकास तथा इन दोनों के विकास से ही एक अच्छी विदेश नीति का निर्माण होता है, और इन सभी क्षेत्रों के विकास में आंतरिक दबाव समूहों का विशेष प्रभाव होता है। अतः इसमें किसी भी राष्ट्र की घरेलू नीतियों की अनदेखी नहीं की जा सकती। ये बात सत्य है। वर्तमान समय में एक राष्ट्र की जैसी स्थिति होती है, उसी एवज में जैसी उसकी स्थिति हो, जैसा उसका आर्थिक विकास हो, जैसी आर्थिक स्थिति हो, अगर देखा जाए तो रक्षा और सुरक्षा के मामले में विदेश नीति, आर्थिक नीति, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और एक के बगैर दूसरे की कल्पना हम नहीं कर सकते। ये सत्य है। विदेश नीति का अपना एक अलग महत्वपूर्ण योगदान है, रक्षा नीति का अपना अलग महत्वपूर्ण योगदान है, घरेलू नीति और आर्थिक नीति का अपना अलग महत्वपूर्ण है, और दबाव समूहों का भी अपना एक अलग महत्वपूर्ण है। और इसमें देखा जाए तो ये सभी तत्व जो कुछ भी हैं एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इनके बगैर अलग अलग होकर कोई भी एक अपने आप को विकसित नहीं कर सकता। अर्थात एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं और एक सिक्के के सभी अलग अलग पहलू हैं। अलग अलग पहलू हैं। ठीक है। खास करके ये चीज़ें महत्वपूर्ण इस समय हो जाती हैं जब आज का एक अंतर्निर्भरता का युग, टेक्नोलॉजी का युग, और युद्ध में या शांति काल में प्रत्येक तत्व का अपना एक अलग महत्व है। ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़िए, आप लोग पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए।